जरा तसव्वुर करें, न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीच में एक 7 मंजिला घर, उसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। अच्छा। आप अंदर दाखिल हों तो हॉल के बीच में छत से एक दुल्हन का मुजस्समा लटक रहा है और दफ्तर में एक असली हनूत शुदा शेर। और वहीं शेल्फ पर बदनाम जमाना नॉवल लवलीता का पहला एडिशन रखा है। बिल्कुल। और ये कोई डरावनी फिल्म का सेट नहीं था, ये जेफरी एप्स्टीन का घर था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के ताकतवर तरीन लोग आते जाते थे। और उन्हें ये मालूम नहीं था, या शायद था, कि खुफिया कैमरे उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। और अब उसी नेटवर्क से जुड़ी दस्तावेजात यानी एप्स्टीन फाइल्स सबके सामने आ रही हैं। जी, अमरीकी महकमा इंसाफ ने 30 लाख से ज्यादा सफ़हात, 1,80,000 से ज्यादा तस्वीर और 2,000 वीडियोस जारी की हैं। ये इतनी ज्यादा दस्तावेजात हैं कि अगर आप इन्हें एक के ऊपर एक रखें तो शायद कुतुब मीनार से भी ऊंचा टावर बन जाए। ये सिर्फ फाइलें नहीं हैं, ये राजों का एक पूरा पहाड़ है। और इस पहाड़ में सुदूर, वज़राए आज़म, शहजादों और अरबपतियों के नाम दफन हैं। और इस बार कुछ बहुत अहम हिंदुस्तानी नाम भी सामने आए हैं। तो आज हम इन्हीं फाइलों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेटवर्क काम कैसे करता था, एप्स्टीन का असर और रसूख आखिर था कितना, और इस जाल के धागे हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचे। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये शख्स इतना ताकतवर बना कैसे। मतलब एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो कुछ अरसे के लिए रियाजी का उस्ताद था, वो अचानक अरबपति कैसे बन गया? इसका जवाब एक नाम में छुपा है, लेस्ली विक्सनर। ये वो शख्स हैं जो विक्टोरिया सीक्रेट जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में से एक। विक्सनर ने इसी की दाई में एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ मशीर का नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि विक्सनर ने इसे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी तक दे दिया। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है। जी, इसका मतलब है कि विक्सनर ने एप्स्टीन को ये कानूनी इख्तियार दे दिया था कि वो उनके तमाम माली फैसले कर सकता है, उनके बैंक अकाउंट चला सकता है, मतलब सब कुछ। ये किसी पर एतमाद की इंतहा थी। और इसी एतमाद का नतीजा था न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, जो मैनहट्टन की सबसे बड़ी प्राइवेट रिहाइश का है। जी, वो घर विक्सनर ने एप्स्टीन को $0 में दे दिया, बिल्कुल मुफ्त। बाद में जब स्कैंडल सामने आया तो विक्सनर ने कहा कि एप्स्टीन ने उनसे करोड़ों डॉलर का गबन किया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने कभी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो ये तो था उसकी ताकत का एक सुतून, पैसा। लेकिन दूसरा सुतून शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था, ब्लैकमेलिंग। एक मुतासरा खातून मारिया फार्मर ने गवाही दी कि मैनहट्टन के उस घर में एक मीडिया रूम था। मीडिया रूम? जी। इस कमरे की दीवारों पर कई मॉनिटर्स लगे थे जिन पर घर के हर कोने में लगे खुफिया कैमरों की लाइव फीड चलती थी। उसके अल्फाज थे टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड। मतलब हर बेडरूम, हर बाथरूम, हर जगह कैमरे थे। तो इसका मतलब है कि जो भी इस घर में आ रहा था वो हर वक्त रिकॉर्ड हो रहा था, चाहे वो कहीं भी हो। बिल्कुल। और ये बात तब और पक्की हो गई जब 2019 में FBI ने छापा मारा। उन्हें खुफिया तिजोरी से सैकड़ों सीडीज मिली। हर सीडी पर हाथ से लेबल लगा हुआ था, जैसे नौजवान लड़की का नाम प्लस दूसरे शख्स का नाम। अच्छा। तो इससे ये थियरी बहुत मजबूत होती है कि एप्स्टीन का असल कारोबार पैसा कमाना था ही नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों को कम उम्र लड़कियों के साथ रिकॉर्ड करना और फिर उन वीडियोस को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना था। तो पैसा सिर्फ एक जरिया था, असल खेल तो कंट्रोल और ब्लैकमेल का था। और जब हम इन ताकतवर लोगों की फहरिस्त देखते हैं तो सबसे पहला नाम ब्रितानवी शाही खानदान का आता है। जी, शहजादा एंड्रयू। उन पर वर्जीनिया जेफरे नामी खातून ने इल्जाम लगाया कि जब वो सिर्फ 17 साल की थीं तो शहजादा एंड्रयू ने उनका रेप किया। एक तस्वीर भी है जिसमें एंड्रयू का हाथ 17 साला वर्जीनिया की कमर पर है। और इन नई फाइलों ने इन इल्जामात को और भी पक्का कर दिया है। बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि एंड्रयू को वर्जीनिया के साथ अदालत से बाहर 12 मिलियन पाउंड का समझौता करना पड़ा। और इन फाइलों के आने के बाद उनके भाई शाह चार्ल्स ने उनसे सारे शाही एजाज़ात वापस ले लिए। जी, और उन्हें शाही रिहाइश भी खाली करने का हुक्म दे दिया। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इंसाफ के लिए लड़ने वाली वर्जीनिया ने मुबैना तौर पर अप्रैल 2025 में खुदकुशी कर ली। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है।
एप्स्टाइन का नेटवर्क सिर्फ पुरानी ताकत जैसे शाही खानदान तक महदूद नहीं था। इसने टेक्नोलॉजी की नई दुनिया के बादशाहों को भी अपने जाल में फंसाया हुआ था। आप बिल गेट्स, एलॉन मस्क और सर्गे बर्न जैसे नामों की बात कर रही हैं? बिल गेट्स तो हमेशा कहते थे कि एप्स्टीन से उनकी कोई दोस्ती नहीं थी। जी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और अब ये फाइलें बताती हैं कि 2011 के बाद वो कई बार एप्स्टीन से मिले, उसके घर गए और उसके बदनाम जमाना प्राइवेट जहाज लोलीता एक्सप्रेस में भी सफर किया। कहा जाता है कि उनकी तलाक की एक बड़ी वजह भी मिलिंडा गेट्स का इसी ताल्लुक पर एतराज था। बिल्कुल, और एलॉन मस्क का मामला तो और भी अजीब है। एक तरफ तो वो साबिक सदर ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल्स छुपाने का इल्जाम लगाते हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी ईमेल सामने आ जाती हैं जिसमें वो एप्स्टीन से पूछ रहे हैं कि आपके जजीरे पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी। ये तजाद ही इस नेटवर्क की कहानी है। इसके अलावा गूगल के शरीक बानी सर्गे बर्न के भी एप्स्टीन के जजीरे पर जाने की तस्दीक हुई है, लेकिन जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा बार आया है वो डोनाल्ड ट्रंप है। 4,500 बार, ये तो बहुत ज्यादा है। उनका ताल्लुक कितना गहरा था? उनकी 20 साल पुरानी दोस्ती थी। वो एक दूसरे की पार्टियों में जाते थे। FBI को जो अवामी शिकायत मिले उनमें ट्रंप के खिलाफ भी कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के संगीन इल्जामात थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सदर बनने से पहले ट्रंप ने वादा किया था कि वो सारी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेंगे। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सदर बनने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और इस पूरे मामले को एक बोरिंग और डेमोक्रेट का धोखा करार दे दिया। और ताकत और ब्लैकमेलिंग का ये खेल सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक महदूद नहीं था। जब इस जाल के धागों को खींचा गया तो एक सिरा सीधा हिंदुस्तान तक जा पहुंचा। और वहां जो नाम सामने आए हैं वो बहुत चौंका देने वाले हैं। इसमें सबसे तफसीली राब्ता अनिल अंबानी का सामने आया है। फरवरी 2017 से जून 2019 के दरमियान अंबानी और एप्स्टीन के बीच दर्जनों पैगामात और ईमेल्स का तबादला हुआ। उनमें अंबानी खुलेआम व्हाइट हाउस के मामलात में एप्स्टीन से रहनुमाई मांग रहे हैं। और बात सिर्फ रहनुमाई तक नहीं रही। 16 मार्च 2017 की एक ईमेल में वो लिखते हैं कि क़यादत चाहती है कि आप जेरेड और बेनन से मेरी मुलाकात में मदद करें। जेरेड यानी ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और बेनन यानी स्टीव बेनन। जी, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात मुलाकात का वक्त है। 23 मई 2019। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान में इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो रहा था। उस दिन अनिल अंबानी न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर पर उनसे मिल रहे थे। और इस मुलाकात के बाद एप्स्टीन ने स्टीव बेनन को जो पैगाम भेजा वो इस मामले की संगीनी को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। उसने लिखा, मोदी का आदमी यानी हिज गाय, और फिर मजीद लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। ये मोदी ऑन बोर्ड वाली बात तो बहुत संगीन है। क्या इन फाइलों से ये वाज़ेह होता है कि एप्स्टीन वाकई मोदी की तरफ से काम कर रहा था? देखें, फाइलें ये तो नहीं बताती कि ये हिदायत प्राय रास्त वजीर आजम की तरफ से थी, लेकिन ये जरूर दिखाती हैं कि एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन एक सजा याफ्ता मुजरिम के जरिए अमरीकी इंतजामिया तक रसाई हासिल कर रहा था और ये तासुर दे रहा था कि उसे हिंदुस्तानी क़यादत की हिमायत हासिल है। अनिल अंबानी तो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन फाइलों में एक और हिंदुस्तानी नाम है जो आज मोदी हुकूमत में वजीर है, हरदीप सिंह पुरी। जी, इन फाइलों में पुरी और एप्स्टीन के दरमियान कई ईमेल्स और 2015 से 17 के दरमियान मैनहट्टन वाले घर पर 3 तस्दीक शुदा मुलाकातों का सबूत मौजूद है। और एक ईमेल में तो एप्स्टीन पुरी का तारुफ लिंक्डइन के बानी रीड हॉफमैन से करवाते हुए लिखते हैं, रीड, हरदीप हिंदुस्तान में आपका आदमी है, यानी योर मैन इन इंडिया। हरदीप सिंह पुरी ने अपने दिफा में कहा है कि ये मुलाकातें वजीर बनने से बहुत पहले हुई थी, जब वो न्यूयॉर्क में काम करते थे। ये दिफा अपनी जगह, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। एक सीनियर हिंदुस्तानी सिफारतकार जो बाद में वजीर बना, एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ राब्ते में क्यों था? हमें ये याद रखना चाहिए कि 2008 से ही एप्स्टीन का रिकॉर्ड पब्लिक था। बिल्कुल। और अब सबसे बड़े नाम की तरफ आते हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। यहाँ ये वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि मोदी और एप्स्टीन के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता साबित नहीं हुआ, लेकिन दूसरी गुफ्तगू में उनका नाम जरूर आया है। अच्छा, वो कैसे? 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने कतर की एक बाअसर शख्सियत को ईमेल भेजी।
उसमें उसने दावा किया कि हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी ने मशवरा लिया और अमरीकी सदर के फायदे के लिए इजराइल में नाच गाना किया। ये उसके अल्फाज थे। ये एक बहुत सनसनीखेज दावा है। इस पर हिंदुस्तानी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल था? हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने सख्त बयान जारी किया और इस दावे को एक मुजरिम की फजूल बकवास करार दिया, जिसे इंतहाई हकारत से मुस्तरद कर देना चाहिए। तो एक तरफ एप्स्टीन के दावे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तरदीद। जी, और यही हमें इस मामले की उन पहेलियों की तरफ ले जाता है जो अब भी हल नहीं हुई। इतनी मालूमात के बावजूद बहुत से सवालात के जवाब अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ा मामला तो खुद एप्स्टीन की मौत है। सरकारी तौर पर तो उसे खुदकुशी कहा गया, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? या उसे इसलिए खामोश करा दिया गया ताकि इस नेटवर्क के सदूर, शहजादे और अरबपति महफूज रह सकें? और ये कोई अकलौता वाकया नहीं है। फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट जान-लुक ब्रुनेल, जिस पर एप्स्टीन के लिए लड़कियां सप्लाई करने का इल्जाम था, वो भी पेरिस की जेल में इसी तरह पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाया गया। बिल्कुल। दूसरी बड़ी पहेली नामुकम्मल फाइल्स हैं। हमें बताया गया है कि तकरीबन 60 लाख दस्तावेजात हैं, लेकिन उनमें से अब भी 40% जारी नहीं की गई, और जो जारी हुई हैं उनमें भी बहुत सी मालूमात को काले मार्कर से छुपा दिया गया है। तो जो कहानी हमें सुनाई जा रही है वो जानबूझकर अधूरी रखी गई है? ऐसा ही लगता है। और सबसे तकलीफदेह बात इंसाफ की कमी है। इतने बड़े आलमी स्कैंडल में अब तक सिर्फ एक शख्स को सजा हुई है, एप्स्टीन की साथी गिस्लिन मैक्सवेल। वो जेल में है, लेकिन इनके अलावा किसी भी ताकतवर शख्स पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पूरे नेटवर्क को बचाने के लिए एक शख्स की कुर्बानी दी गई? ये एक बहुत मजबूत इम्कान है। ये जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक फर्द की कहानी से कहीं बढ़कर है। ये उस निज़ाम की कहानी है जो ताकतवर लोगों को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो मेरे ख्याल में 3 अहम नुकात हैं। पहला, ये सिर्फ एक सजायाफ्ता जिनसी स्मगलर का मामला नहीं था, बल्कि इसके गिर्द ताकत, सियासत और शाही खानदानों का एक वसी नेटवर्क था। और दूसरा ये कि इस नेटवर्क की जड़ें हिंदुस्तान तक फैली हुई थीं, जहां बाअसर शख्सियात असर रसूख के लिए एप्स्टीन को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही थीं। और तीसरा और सबसे अहम नुक्ता ये कि बहुत से संगीन इल्जामात और शवाहिद के बावजूद ये स्कैंडल अब भी अधूरा है और इसका पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है। और यहीं हम एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। जो 40% फाइल्स अभी तक खुफिया हैं, उनमें मजीद किन लोगों के नाम और क्या राज दफन हो सकते हैं, और क्या वो निज़ाम जो इन ताकतवर लोगों को अब तक बचाता आया है कभी भी पूरी सच्चाई को सामने आने देगा?